हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं सिलेक्टिव डॉक्टर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप सभी लोग मज़े में होंगे। तो आज के इस वीडियो में हमारे डिस्कशन का टॉपिक है डेंगू फीवर, जो कि अभी बहुत कॉमन है कि बहुत सारे केसेस देखने को हमें मिल रहे हैं अभी अपने आसपास डेंगू फीवर के। तो आज के इस वीडियो में यही समझेंगे कि डेंगू फीवर क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसमें और एट लास्ट क्या क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है इसके अंदर। ठीक है। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बिकॉज वी आर अबाउट टू हिट 1K सब्सक्राइबर सून, और 1K पर आप सभी के लिए कुछ स्पेशल भी है। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने डिस्कशन पे। डेंगू फीवर। डेंगू फीवर को इसके अलावा कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जिसमें से एक नाम है हेमरेजिक फीवर, दूसरा नाम है बोन ब्रेक फीवर। बोन ब्रेक फीवर इसलिए कहते हैं क्योंकि डेंगू के पेशेंट के अंदर बोन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, असहनीय दर्द होता है। इस कारण से इसे बोन ब्रेक फीवर भी कहा जाता है। अब डेंगू फीवर होता क्यों है, अगर वो समझे तो डेंगू फीवर बेसिकली एक वायरस के कारण होता है। वो वायरस हमारे बॉडी में आता कहाँ से, तो वो वायरस एक मॉस्क्यूटो के थ्रू आता है। उस वायरस का कैरियर एक मॉस्क्यूटो है जिसका नाम है एडिस एजिप्टी। उस मॉस्क्यूटो के सलाइवा में ये वायरस प्रेजेंट होता है। जब भी वो मॉस्क्यूटो आकर हमें बाइट करता है तो उसके सलाइवा से वो वायरस हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। देन फिर वो वायरस हमारे ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के हर एक हिस्सों में सर्कुलेट करता है। तो अब बॉडी में जाने का वायरस क्या करेगा ऐसा जिससे कि हमें कठिनाइयां देखने को मिलेंगी। तो वो जो वायरस है, वो वायरस जाकर हमारे बोन मैरो पे अटैक करता है। बोन मैरो अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, बेसिकली एक साइट है, एक जगह है जहां से खून बनता है। बोन मैरो ब्लड फॉर्मेशन का साइट है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये जो वायरस है, ये वायरस जाकर बोन मैरो पर ही अटैक करता है। जहां पर ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, बिल्कुल उसी जगह पर जाकर ये वायरस अटैक करता है। ठीक है। और उस जगह पर भी स्पेशली एक सेल होता है जिसका नाम है मेगा कैरियोब्लास्ट सेल। मेगा कैरियोब्लास्ट प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करता है। प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन में मेगा कैरियोब्लास्ट सेल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो बोन मैरो में भी स्पेशली ये जो वायरस है, ये मेगा कैरियोब्लास्ट सेल पर अटैक करता है, जिसके कारण प्लेटलेट का फॉर्मेशन बंद हो जाता है, प्लेटलेट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। और यही कारण है कि डेंगू के पेशेंट्स का अगर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, अगर हम सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कराते हैं, तो उसके अंदर हमें प्लेटलेट्स का मात्रा काफ़ी कम मिलता है। ठीक है। यही रीज़न है, क्योंकि जो वायरस है वो जाकर डायरेक्टली ब्लड फॉर्मेशन के साइट पे, जहाँ से प्लेटलेट का फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ से ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, बिल्कुल उसी जगह पर अटैक करता है। और इस कारण से प्लेटलेट काउंट लो हो जाता है। और यही कारण है कि बहुत सारे सिम्टम्स और दिखने लगते हैं उस पेशेंट के अंदर। ठीक है। अब देखिए, प्लेटलेट जो है ना, उसका हमारे बॉडी में एक बहुत बड़ा रोल है कि वो ब्लड क्लॉटिंग कराता है। अगर कहीं से खून बह रहा है, अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको रोकता है। जैसे ही प्लेटलेट का अमाउंट कम होगा हमारे बॉडी के अंदर, तो अनवांटेड ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा हमारे बॉडी के अंदर, स्किन के नीचे, नोज से, हमारे जीआईटी यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो ट्रैक्ट है, वहाँ पे अलग अलग जगहों पर अनवांटेड ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। इस कारण से इस डेंगू फीवर को हम हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं। बिकॉज इंटरनल ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि प्लेटलेट काउंट कम हो गया है। प्लेटलेट का फंक्शन यही होता है हमारे बॉडी के अंदर कि वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर प्लेटलेट ही कम है, प्लेटलेट नहीं है बॉडी में, तो अनवांटेड ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। तो अब बात करते हैं सिम्टम के बारे में कि डेंगू पेशेंट्स के अंदर क्या क्या सिम्टम हमें देखने को मिल सकता है। सिम्टम के बारे में डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट ये है कि डेंगू फीवर का ना इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 7 दिनों का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड कहने का मतलब आपके बॉडी में वायरस गया, वायरस जाने के बाद सिम्टम किस दिन दिख रहा है, इसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है, बेसिकली जो वायरस है वो वायरस अपने आप को खुद को मल्टीप्लाई करता है हमारे बॉडी के अंदर। वो 2 से 5, 5 से 10, 10 से 50, 50 से 100 ऐसे खुद को मल्टीप्लाई करता जाता है हमारे बॉडी के अंदर। इंक्यूबेशन पीरियड में बेसिकली यही होता है। ठीक है। तो इन्फेक्शन के लगभग 2 से 7 दिनों के अंदर सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। और जो सबसे पहला सिम्टम आता है वो है वेरी हाई ग्रेड फीवर। बहुत हाई ग्रेड का फीवर होता है। इसके साथ साथ हड्डी में, बोन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मसल पेन काफ़ी ज़्यादा होता है, सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द, काफ़ी ज़्यादा हेडेक होता है, स्पेशली आँख के आसपास, आँख के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन भी काफ़ी हो जाता है, इसमें वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होता है, नौजिया भी देखने को मिलता है। इस कारण से बहुत कमजोरी हो जाता है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है पेशेंट, फेंट करने लगता है पेशेंट। और सीवियर कंडीशन में जाकर
ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी देखने को मिल सकता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर मतलब हमारे बॉडी में इंटरनली ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, वो चाहे नाक से ब्लीडिंग शुरू हो सकता है, हमारे जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ट्रैक्ट है उसके अंदर में ब्लीडिंग शुरू हो सकता है, स्किन के नीचे ब्लीडिंग शुरू हो सकता है। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर डेंगू फीवर में क्या हो रहा है कि प्लेटलेट कम हो जा रहा है। प्लेटलेट अगर कम होगा तो भैया ब्लीडिंग डिसऑर्डर होना ही है, बिकॉज प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर प्लेटलेट ही नहीं है अगर, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो होगा ही, ठीक है। तो ये सीवियर केसेस में जाकर ऐसा ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी देखने को मिल सकता है, और यही कारण है कि इसे हम हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे बॉडी पर रेड रैशेज, स्किन पर रेड रैशेज भी देखने को मिल सकते हैं। ये तो बात हुआ हमारा सिम्टम के बारे में। अब आगे बात करते हैं कि डेंगू फीवर को आखिरकार हम डायग्नोज कैसे करते हैं, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन मेथड्स हैं इसे डायग्नोज करने के। तो इसमें हम लेबोरेटरी टेस्ट कराते हैं। सबसे पहला सीबीसी कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके रिपोर्ट में हमें प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम मिलता है। इसके बाद हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर करा सकते हैं। एलाइजा फॉर डेंगू ये भी होता है, ये भी कराकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन टेस्ट हैं जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि डेंगू पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब फाइनली आते हैं मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट पर। मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ्लूइड देना, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पानी पिलाना। पेशेंट को इलेक्ट्रोल पाउडर देते हैं हम, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, जिससे कि बॉडी का जो डिहाइड्रेशन हुआ है वो कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें फ्लूइड थेरेपी, फ्लूइड देते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पीने को सजेस्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट देते हैं, इलेक्ट्रोल पाउडर देते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर आईवी इन्फ्यूज़न भी करते हैं। एनएस का, नॉर्मल सलाइन का आईवी इन्फ्यूज़न करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का आईवी इन्फ्यूज़न करते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, और फिर सिम्टम के अकॉर्डिंग इसमें और दवाइयाँ चलाई जाती हैं। पर इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है हमेशा कि कभी भी एस्पिरिन, डिस्पिरिन, डिक्लोफेनक, एसिक्लोफेनक ये सारी दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं, क्योंकि ये सारी दवाइयाँ खून को पतला कर देती हैं, और यहाँ पहले से ही ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है। तो अगर हम ये दवाइयाँ देते हैं तो और ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा, क्योंकि खून और पतला हो जाएगा, तो और ज़्यादा खून का फ्लो बढ़ जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग और बढ़ जाएगा, और इसके कारण पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। इसलिए ये सारी दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट और सिंपल डिस्कशन हुआ डेंगू फीवर के ऊपर में। आई थिंक आप सभी लोग समझ गए होंगे, आप सभी को समझ आया होगा कि ये डेंगू फीवर क्या है, ये कैसे होता है, क्या क्या इसमें कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं और क्यों देखने को मिलती हैं। अगर कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि सारे डाउट्स को क्लियर करूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसके अलावा मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, एक नया जर्नी स्टार्ट किया है मेंटल हेल्थ पे, जहाँ वी विल टॉक एवरीथिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उससे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ।